हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कौन-कौन से रिसर्च एरियाज होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी के हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे अर्ली थॉट्स ऑन थिंकिंग, कॉग्निशन इन द रेनेसेंस एंड बियॉन्ड, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन अर्ली 20th सेंचुरी एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी एज इट इज़ टुडे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अर्ली थॉट्स ऑन थिंकिंग के बारे में। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ह्यूमन काइंड के एजेस से कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फंडामेंटल हिस्से में है। इस क्वेश्चन का ये मुख्य तत्व है कि नॉलेज कहाँ से आया और दिमाग में कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। बेसिकली दो आंसर्स प्रपोज किए गए हैं। एम्प्रिसिस्ट का कहना है कि नॉलेज एक्सपीरियंस से आता है और वहीं नेटिविस्ट का कहना है कि नॉलेज दिमाग के जन्मजात गुणों पर आधारित है। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ना तो कोई केस डेफिनेटिवली प्रूफ हो सकता है और ना ही आर्गूमेंट को क्लियर रेजुलेशन दिया जा सकता है। इन इशूज़ को समझने के लिए आइए हम एंशिएंट फिलोसफर्स और अर्ली साइकोलॉजिस्ट के साथ इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करें। नॉलेज के साथ फैसिनेशन सबसे पहले लिखे गए टेक्स्ट तक ट्रेस किया जा सकता है। अर्ली थ्योरीज थॉट और मेमोरी के सीट से कंसर्न थे। एंशिएंट इजिप्टियन हायरोग्लिफिक्स के अकॉर्डिंग उनके ऑथर्स को ये बिलीव था कि नॉलेज हार्ट में लोकलाइज्ड होता है। ये व्यू अर्ली ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल के साथ शेयर किया गया था, पर प्लेटो के अकॉर्डिंग नॉलेज का लोकस दिमाग था। सो ये है अर्ली थॉट्स ऑन थिंकिंग की शुरुआत। हम आगे भी इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते रहेंगे। अगर आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सुझाव या सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम बात करते हैं कॉग्निशन इन द रेजोनेंस एंड बियॉन्ड के बारे में, यानी कि ज्ञान की रेजोनेंस से लेकर आज तक की जर्नी के बारे में। रेनेसेंस के दर्पण में दार्शनिक और थियोलॉजियंस जनरली ये मानते थे कि ज्ञान दिमाग में स्थित है। उन्हें लगता था कि ज्ञान सिर्फ फिजिकल सेंसेस जैसे कि टच, टेस्ट, स्मेल, विजन और हियरिंग से ही नहीं, बल्कि डिवाइन सोर्सेज जैसे कि डेव से भी प्राप्त होता है। 18th सेंचुरी में जब दार्शनिक साइकोलॉजी को साइंटिफिक साइकोलॉजी के रूप में अज्यूम किया जा सकता था, ब्रिटिश एम्प्रिसिस्ट जैसे जॉर्ज बर्कली, डेविड ह्यूमे और बाद में जेम्स मिल और उनके बेटे जॉन स्टुअर्ट मिल ने सुझाव दिए कि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन 3 तरह के होते हैं। पहला डायरेक्ट सेंसरी इवेंट, दूसरा फेंट कॉपीज ऑफ परसेप्ट्स जो मेमोरी में स्टोर होते हैं और तीसरा इनके ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि एसोसिएटेड थॉट। आज की करंट रिसर्च कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इन्हीं सुझावों पर आधारित है। 19th सेंचुरी के दौरान गुस्ताव फेचनर, फ्रांस ब्रेंटेनो, हरमन होल्चमैन, विलेम वुंड्स, मुलर, ओसवाल्ड हरमन, सर फ्रांसिस गैल्टन, एडवर्ड टेचनर और विलियम जेम्स जैसे अर्ली साइकोलॉजिस्ट ने फिलोसफी से अलग होकर स्पेकुलेशन के बजाय एम्पेरिकल रिजल्ट्स पर बेस्ड डिसिप्लिन बनाने की शुरुआत की। 19th सेंचुरी के आधे तक नॉलेज की रिप्रेजेंटेशन की थ्योरीज क्लियरली डायकोटोमस हो गई थी। मेंटल रिप्रेजेंटेशन के स्ट्रक्चर पर जोर देने वाली और प्रोसेसेस या एक्ट पर जोर देने वाली। अमेरिका में भी उसी समय जेम्स ने जर्मनी में डेवलप हो रहे नए साइकोलॉजी को क्रिटिकली एनालाइज किया। उन्होंने अमेरिका में पहले साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश किया और 1890 में साइकोलॉजी के डेफिनेटिव वर्क प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी लिखा और एक वेल रीजन्ड मॉडल ऑफ द माइंड डेवलप किया। शायद जेम्स का सबसे डायरेक्ट लिंक मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी से उनके मेमोरी के व्यू में था, जिसमें दोनों यानी कि स्ट्रक्चर और प्रोसेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जेम्स की सबसे प्रसिद्ध बात जो आज के मॉडर्न मनोविज्ञान से जुड़ी है, वह उसके स्मृति के दृष्टिकोण में है, जिसमें दोनों रचना और प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जेम्स के समकालीन एफ.सी. डोंडर्स और जेम्स कैटल ने छोटे-छोटे विजुअल डिस्प्ले के अंतर से मानसिक कार्यों के लिए समय का पता लगाने के तरीके का प्रयोग किया था। इन पुराने वैज्ञानिकों के टेक्निक्स, विषय विद्या और परिणाम के व्याख्यान से लगता है कि उन्होंने लगभग आधे शताब्दी बाद मनोविज्ञान के उदय की भविष्यवाणी की थी। इससे पता चलता है कि मनुष्य के मन की शक्तियाँ और उसके कार्य क्षमता के प्रति समझ का इतिहास काफ़ी पुराना है और इसका विकास हमेशा से समय के साथ बढ़ता रहा है। अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन अर्ली 20th सेंचुरी के बारे में। 20th सेंचुरी के शुरुआत में बिहेवियरिज्म और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के आने से नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन ने एक नया मोड़ लिया था। ह्यूमन और एनिमल साइकोलॉजी के बिहेवियरिस्ट व्यूज़ ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी कि एसआर साइकोलॉजी की फ्रेमवर्क के अंदर अपना स्थान बना लिया और गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट ने आइसोमॉर्फिज्म के कॉन्टेक्स्ट में इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के लिए एलोबरेट कॉन्सेप्चुलाइजेशन बनाए, यानी कि रिप्रेजेंटेशन और रियलिटी के बीच एक सही रिश्ता था। लेट 19th सेंचुरी के कंसेप्चुलाइजेशंस के मेंटल प्रोसेसेस के साइकोलॉजिकल स्टडीज़ अब सडनली अनफैशनेबल हो गए और उन्हें बिहेवियरिज्म ने रिप्लेस कर दिया। अटेंशन, कॉन्शियसनेस, मेमोरी और थिंकिंग जैसे इंटरनल मेंटल ऑपरेशंस और स्ट्रक्चर के स्टडीज़ को रेस्ट किया गया और यही हाल उनके लगभग 50 साल तक रहे। इस तरह कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने 20th सेंचुरी के शुरुआत में बहुत सारे चेंजेस देखे
और ये इन चेंजेस ने साइकोलॉजी के इस फील्ड को एक नया डायरेक्शन दिया। बिहेवियरिस्ट के लिए अंदर की स्थिति को इंटरवेनिंग वेरिएबल्स के नाम से सबज्यूम किया गया था, जो स्टिमुलाई के इफेक्ट्स को रिस्पॉन्स पर मेडिएट करता था और केवल व्यवहार पर ध्यान देने के बजाय मानसिक प्रक्रियाओं पर ऑब्जर्वेशन करने के लिए बोल गए थे। 1932 में जब साइकोलॉजी का कॉग्निटिव रेवोल्यूशन होता, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से लर्निंग साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड टोलमैन ने पर्पोसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन नामक एक बड़ा कार्य प्रकाशित किया। इस महत्वपूर्ण कार्य में टोलमैन ने देखा कि जो रेट्स मेज में सीखते हैं वो सिर्फ एसआर कनेक्शन के कारण नहीं है, बल्कि जमीन के लेआउट को भी समझना होता है। टोलमैन के अनुसार जानवर धीरे धीरे अपने आसपास का पिक्चर बनाते थे, जिसके बाद में गोल को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस पिक्चर को कॉग्निटिव मैप कहते थे। टोलमैन के इस पोस्टुलेट ने एनिमल्स में कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में ज्ञान का रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखने की आज की समय की प्रोऑक्यूपेशन के साथ साथ उससे आगे चलकर उसके सही होने की पुष्टि भी की। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी एज इट इज़ टुडे। आज जो हम पढ़ते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, आज जैसा है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, उस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं बता दूं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है। 1950 में इंटरेस्ट फिर से अटेंशन, मेमोरी, पैटर्न रिकॉग्निशन, इमेजेस, सिमेंटिक ऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेज प्रोसेसेस, थिंकिंग और कॉन्शियसनेस, जो कि सबसे डॉगमेटिकली एक्सेप्टेड कंसेप्ट था, जैसे और भी कॉग्निटिव टॉपिक्स पर फोकस होने लगा। इसके साथ ही साइकोलॉजिस्ट ने कॉग्निटिव साइकोलॉजी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया और इस फील्ड के लिए नया जर्नल्स और प्रोफेशनल्स ग्रुप भी फाउंड किए गए। कॉग्निटिव साइकोलॉजी को एस्टेब्लिश होने के बाद साफ हो गया कि ये साइकोलॉजी का एक नया ब्रांच है जो 1930 और 1940 के दशक के साइकोलॉजी से बिल्कुल अलग है। इस न्यूरो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस थे, जैसे कि कंप्यूटर्स और उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड रिसर्चेस, चॉम्स्की के थ्योरीज और उनके इन्फ्लुएंस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल और उनके डेवलपमेंट, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस और उसके एडवांसमेंट्स। इस तरह से कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसमें मेंटल प्रोसेसेस और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इस न्यूरो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। इसमें से इम्पोर्टेंट फोर्सेस थे जिनके कारण ये रेवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले बिहेवियरिज्म का फेलियर। बिहेवियरिज्म जनरली ओवर्ट रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई पे फोकस करता था, लेकिन लैंग्वेज जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर के एस्पेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिन्हें बिहेवियरिस्ट इग्नोर करते थे, जो ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ गहरे रूप से जुड़े हुए थे, जैसे कि मेमोरी, अटेंशन, कॉन्शियसनेस, थिंकिंग और इमेजरी। इन इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत थी। दूसरा, कम्युनिकेशन थ्योरी का एमर्जेंस। कम्युनिकेशन थ्योरी ने सिग्नल डिटेक्शन, अटेंशन, साइबरनेटिक्स और इन्फॉर्मेशन थ्योरी पे एक्सपेरिमेंट्स को इनकरेज किया, जिनके कारण कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज बने। तीसरा, मॉडर्न लिंग्विस्टिक। नए तरीके से लैंग्वेज और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखने के तरीके कॉग्निटिव साइकोलॉजी के एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस किया। चौथा, मेमोरी रिसर्च। वर्बल लर्निंग और सेमेंटिक ऑर्गेनाइजेशन पे रिसर्च ने थ्योरीज ऑफ मेमोरी के लिए एक स्टडी एम्पेरिकल बेस प्रोवाइड किया। इसके साथ साथ मेमोरी सिस्टम्स के मॉडल्स के डेवलपमेंट और अदर्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस के टेस्टेबल मॉडल्स भी अपीयर होने लगे। पांचवा, कंप्यूटर साइंस और अदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। कंप्यूटर साइंस और स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेमोरी प्रोसेसिंग और स्टोरेज के बेसिक पोस्टुलेट्स को री एग्जामिन करने के लिए कहा, जिससे लैंग्वेज प्रोसेसिंग और एक्विजिशन पे भी फोकस आया। रिसर्च कैपेबिलिटीज़ को बहुत एक्सपेंड करने में भी इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बहुत बड़ा हाथ था। छठा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो साइकोलॉजिस्ट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड थे, उन्होंने डिस्कवर किया एन ऑर्डरली अनफोल्डिंग ऑफ एबिलिटीज़ विथ मैच्योरेशन। इस पीरियड में जीन पियाजे जैसे डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट बहुत नोटेबल थे, जो डिस्क्राइब किया करते थे कि बच्चे कंसेप्ट्स को इन्फेंसी से एडोलसेंस तक कैसे डेवलप करते हैं। ये सारे प्रोग्रेस के एबिलिटीज़ नेचुरल लगते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशनल नॉलेज से लेकर रिसेंट रिसर्च तक नॉलेज को सेंसरी इनपुट पे हैविली रिलाई करने की ज़रूरत महसूस होती थी। ये थीम ग्रीक फिलोसफर से लेकर रेनेसेंस स्कॉलर तक और कॉन्टेम्परेरी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट तक चलती आई थी। लेकिन क्या इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द वर्ल्ड एक्सटर्नल रियलिटी के फिजिकल प्रॉपर्टीज से आइडेंटिकल होते हैं? एविडेंस ये बताने लग रही है कि इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रियलिटी एक्सटर्नल रियलिटी के सेम नहीं होते, यानी कि वो आइसोमॉर्फिक नहीं होते।
टोलमान के लेबोरेटरी एनिमल के साथ काम और बार्टलेट के ह्यूमन सब्जेक्ट्स के साथ काम से पता चलता है कि इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसेस को एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन के रूप में स्टोर किया जाता है। और न्यूरोलॉजी के स्टडीज़ क्लियरली शो करते हैं कि इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड को न्यूरोकेमिकल कोड के रूप में सेंस्ड और स्टोर किया जाता है। इसी तरह से कॉग्निटिव साइकोलॉजी के थ्रू हम अपने इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वर्ल्ड को और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।